हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 7 प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसकी परिभाषा मात्र से ही आप इसको समझ सकते हो। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु जो है जब उसमें हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसका विरोध करता है। ठीक है। और जो विरूपक बल कैसे लगेगा, उसकी लंबाई, उसके आयतन या फिर उसके आकृति में क्या करता है, परिवर्तन का वो क्या करेगा, प्रत्यास्थता उसका विरोध करेगा। और जब हम बल को हटा लेते हैं तो तब वो क्या है, अपनी वस्तु जो प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। तो वो वस्तु को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता या फिर प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। ठीक है। जैसे कि हम हमारा हाथ को कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कि घुमाना चाहता है तो हम उसका विरोध करेंगे, और जब व्यक्ति हमारे हाथ को घुमाने के पश्चात जब छोड़ देता है, मतलब बाह्य बल जब हट जाता है तो हमारा पूरा अपनी स्थिति में आ जाता है। या जैसे कि किसी स्केल को, जो लोहे स्टील की स्केल हम उसको मोड़ते हैं तो पहले तो मुड़ जाता है, लेकिन जब बाद में छोड़ते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। या किसी रबड़ को हम खींचते हैं तो फैल तो जाता है, लेकिन जब उसको हम छोड़ देते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। अर्थात ये उसमें क्या है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। प्रत्यास्थता अगर उसको परिभाषित करना चाहे तो कैसे बोलेंगे, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई विरूपक बल उसकी लंबाई, आयतन या फिर आकृति में परिवर्तन होने का विरोध करता है, तथा जो विरूपक बल हटा लेने पे अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है। और ये हो गया। तो विरूपक बल के कारण होने वाले परिवर्तन के आधार पर, विरूपक बल की वजह से ही क्या होता है, वस्तु में परिवर्तन होते हैं। चाहे लंबाई में हो सकता है, आयतन में हो सकता है, या फिर आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो प्रत्यास्थ जो वस्तु होते हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया। पहला है, वस्तुओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा पहला है प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद है सुघट्य वस्तुएं, या इसे प्लास्टिक वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक है। तथा एक है भंगुर वस्तुएं। ये हो गया। तीन वस्तुओं में किसी पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया विरूपक बल के आधार पर। पहला है प्रत्यास्थ वस्तुएं, उसके बाद है सुघट्य वस्तुएं, और तीसरा है भंगुर वस्तुएं। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होंगे, प्रत्यास्थ वस्तु उन वस्तुओं को कहेंगे जिनमें विरूपक बल लगाने पर जो है उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में तो परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही हम जो विरूपक बल को हटा देते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है और अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे कि हो सकता है लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अधिकांश धातुएं जो होती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं होती है। ठीक है। उसके बाद है सुघट्य या फिर प्लास्टिक वस्तुएं। अगला है सुघट्य वस्तुएं, जिनको हम प्लास्टिक वस्तुएं भी कहते हैं। तो प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिन पे जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। वो जो है उसका विरोध नहीं करते। विरूपक बल जो लगता है वो वस्तु जो है वो बाह्य विरूपक बल का विरोध नहीं करता और अपने आकृति, आयतन में स्वतः ही परिवर्तन कर देता है। और जब हम बल को हटाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी प्लास्टिक को अगर हम मोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर मोम को जब मोड़ा जाता है तो उसी साइड में बेंड हो जाता है। ठीक है। उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो अपने प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आएगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिसिन आदि जो है सुघट्य वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न होता है, सुघट्यता क्या है। ठीक है। सुघट्य वस्तुओं के अंतर्गत तो सुघट्यता किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल के द्वारा उसमें जो परिवर्तन करता है उसका वो विरोध नहीं करता है, उसमें स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है, सुघट्यता कहलाता है वस्तु का। अब हम बात करते हैं भंगुर वस्तुएं। भंगुर वस्तुएं हम उन वस्तुओं को या उन पदार्थों को कहेंगे जिन पे हम जब विरूपक बल लगाने पे वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे उसको हम मोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगा। जैसे कि कांच हो जाएगा, मिट्टी, सूखी मिट्टी को हम अगर मोड़ना चाहेंगे तो टूट के भंगुर हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, भंगुर वस्तुएं कहेंगे। ठीक है। तो किसी पदार्थ को गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने पर टूट जाता है वह कहलाता है भंगुरता। ठीक है। तो भंगुर वस्तुओं के अंतर्गत एक है भंगुरता और इसमें है सुघट्यता। ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, सुघट्यता। ये हो गया। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अब जो है हम आगे बात करते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता सीमा।
तो प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ की एक सीमा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई हमारे हाथ को ही घुमाना चाह रहा है, बल लगा है, तो एक निश्चित बल का हम सहन कर सकते हैं, उसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा हड्डी जो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था पे नहीं आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। जैसे कि स्केल है ना, उसको हम एकदम ज़्यादा मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वैसी अवस्था में रह जाएगा, पुनः अपनी वापस स्थिति में नहीं आएगा, तो उसकी एक प्रत्यास्थता की सीमा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे, विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिसके अधिक बल लगाने पर वस्तु का जो है प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है ना, वस्तु का उस अधिकतम बल को, विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिसपे किसी वस्तु पे लगाने पर उसकी प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। हर एक अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग प्रत्यास्थता होते हैं, प्रत्येक पदार्थ की जो प्रत्यास्थता अलग होता है। जैसे स्टील की बात करते हैं और किसी प्लास्टिक की बात करते हैं, मोम की बात करते हैं, लकड़ी, सबकी अलग अलग सीमा होता है, ठीक है। या धातु के अंतर्गत बात करते हैं, सोना और तांबे का जो है प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है, जबकि लोहे का क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम आगे बात करते हैं विकृति। अगला टॉपिक है हमारा विकृति। विकृति क्या है, किसी वस्तु की लंबाई, आकृति, आयतन में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, उसके पहली आकृति की अपेक्षा अब उसकी आकृति बदल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, विकृत। कोई वस्तु पहले अच्छा दिख रहा था, उसमें हम बल लगाने से उसमें आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, तो विकृति कहेंगे, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे कह देंगे, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, विकृति कहेंगे। और दूसरे शब्दों में अगर इसको परिभाषित करेंगे तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विमा में होने वाले परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, उसकी विमा में क्या हो रहा है, एकांक विमा में परिवर्तन हो रहा है, तो विकृति का जो फार्मूला जो होगा वो होगा विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, या फिर हम लिखेंगे पहली उसकी लंबाई या आयतन या फिर आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन या फिर आकृति, ठीक है। क्या लिखेंगे, लंबाई, आयतन या फिर आकृति में परिवर्तन, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई, आयतन या फिर क्या होगा, आकृति, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकृति। विकृति का कोई भी मात्रा क्या विमी सूत्र नहीं होता है, क्योंकि क्या है इसमें जो है उसका फार्मूला क्या है, लंबाई आयतन में परिवर्तन बटे लंबाई आयतन या आकृति प्रारंभिक। तो अगर हम मान लेते हैं लंबाई में परिवर्तन डेल एल, आयतन में परिवर्तन डेल बी और आकृति में परिवर्तन डेल एस, स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और प्रारंभिक लंबाई एल बी और एस रहेगा, तो ये कट जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, एक विमाहीन राशि, ठीक है। तो विकृति क्या है, एक विमाहीन राशि है, जिसकी विमा नहीं है तो उसका विमी सूत्र भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन विकृति के प्रकार होते हैं, विकृति जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला ये विकृति जो है वो 3 प्रकार के है ना। पहला जो है अनुदैर्ध्य विकृति, ये हो गया, उसके बाद है आयतन विकृति है, और उसके बाद है आयतन विकृति, और एक है अपरूपण विकृति, ठीक है। अपरूपण तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की, ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होता है, या उसकी एकांक लंबाई में वृद्धि होगा या फिर कमी भी हो सकता है, तो इस प्रकार की विकृति को हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति, तो इसका फार्मूला क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई जो है, माना प्रारंभिक लंबाई जो है किसी वस्तु का L है,
और लंबाई में परिवर्तन जो होगा वो है, मान लेते हैं स्मॉल एल है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बटा कैपिटल एल। ठीक है, ऐसा समझ में। और ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति के फॉर्मूला। अब हम आगे बात करते हैं आयतन विकृति। ठीक है, अब दूसरा है आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या होगा, वस्तु के एकांक आयतन में जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं तो इसके एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्रारंभिक आयतन और आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहेंगे। ठीक है, तो आयतन विकृति का फॉर्मूला हो जाएगा आयतन विकृति का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, आयतन विकृति। ठीक है, तो अब ये है आयतन विकृति में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु का जो प्रारंभिक आयतन क्या रहा होगा, माना प्रारंभिक आयतन, किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v। ठीक है, और आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन वो मान लेते हैं डेल v है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा डेल v अपॉन v। ठीक है, ये हो जाएगा आयतन विकृति। आया समझ में। अब हम बात करते हैं आखिरी विकृति, अपरूपण विकृति की बात करते हैं। तो अपरूपण विकृति कब होगा, जब किसी वस्तु पे उसके सतह के समांतर जब हम विरूपक बल लगाते हैं तब उसके लंबाई और आयतन में परिवर्तन न हो, बस उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, तब इस प्रकार की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे कि स्केल को मोड़ना है, जब हम इस स्केल को मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी आकृति जो है वो जैसे पहले स्ट्रेट था, सीधा था, वो अब यू आकार का हो गया, किंतु उसकी लंबाई और आयतन जो है तब भी बराबर ही रहते हैं। तो इस प्रकार की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति की जो माप है वस्तु के सतहों के बीच कोणीय विस्थापन के बराबर होते हैं, उनकी जो सतहों में कितना परिवर्तन आया वो बताता है अपरूपण विकृति को। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं ABCDEFGH जो है हमारे पास एक घनाभ है, इसकी प्रत्येक कोण की लंबाई जो है h है। ठीक है, L है। अब मान लेते हैं कि ये B, C और H, G सतह स्थिर है। ठीक है, और ऊपरी सतह, ऊपर का जो सतह है A, B, E और F को हम क्या लगाते हैं, सब स्पर्श रेखी के समांतर हम बल लगाते हैं, तो तब उसमें क्या होता है, उसमें एक विस्थापन होगा और वो कहाँ चला जाएगा, A डेश, B डेश, E डेश और F डेश में चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब उसके पश्चात क्या होगा, अब वस्तु की जो नया आकृति क्या हो जाएगा, नया आकृति जो होगा A डेश, B, C, D डेश, E डेश, F डेश, G और H। ठीक है, ये हो जाएगा वस्तु की नई आकृति। तो जो दो सतहों के बीच जो कोणीय विस्थापन क्या होगा, अपरूपण विकृति के बराबर होगा। यहाँ पे कहाँ खसते हैं, वस्तु जो है दो जो समांतर सतह A, B से वो कहाँ चला गया है, A, B से वो A डेश B में, और इधर जो अगर हम बात करते हैं C, D से वो है C, D डेश में पहुंच गया। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर की सतह में पहुंच गया। तो इस प्रकार हम बोलेंगे अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति क्या होता है, थीटा के रूप में होता है, कोणीय विस्थापन रहता है। ठीक है, तो अपरूपण विकृति को लिखेंगे, अपरूपण विकृति क्या हो जाएगा, थीटा। चूंकि अपरूपण विकृति का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र में देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बोल सकते हैं A डेश में। ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण बना हुआ है, तो tan थीटा का मान कितना होगा भाई, लंब कौन होगा, A डेश और B डेश। ठीक है, ये हो जाएगा AB डेश। तो A डेश का मान कितना है, A डेश का मान है डेल x और AB जो है L है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपरूपण विकृति tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा डेल x अपॉन L। ठीक है, आया समझ में। इसको फॉर एग्जांपल जैसे हम इससे समझ सकते हैं, ये हमारे पास स्केल है। ठीक है, इस स्केल को हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ रहे हैं तो U आकार में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई बराबर ही रहेगा और आयतन बराबर रहेगा, केवल उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे अपरूपण विकृति। और जो स्केल जो पुनः
बल लगाने के पश्चात वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, ये क्या उसकी प्रत्यास्थता है। हर एक वस्तु की प्रत्यास्थता अलग अलग रहता है, ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया। अब इनको हम शब्दों में अगर लिखना चाहेंगे, आयतन विकृति जो होगा, अपरूपण विकृति जो होगा, अपरूपण विकृति का जो फॉर्मूला होगा ये है दोनों सतहों का अपेक्षिक विस्थापन पूरे के बटे में रहेगा दोनों सतहों की बीच की दूरी, ये हो जाएगा अपरूपण विकृति के बारे में। आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबल के बारे में पढ़ते। अगला टॉपिक है प्रतिबल, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं ना, तो वस्तु क्या होता है, उसकी लंबाई, आकार या फिर आकृति या आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तब जो है वस्तु में एक प्रत्यास्थता का गुण होता है जो क्या करता है, उस विरूपक बल का विरोध करता है। अर्थात वस्तु का जो अणु परमाणु है उनमें आंतरिक रूप से एक बल लगता है जो उस विरूपक बल का क्या विरोध करता है। तो जो विरूपक बल का विरोध करता है और अपनी जो लंबाई में, आयतन या आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है, ठीक है। तो यही बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। अब चूंकि यह प्रत्यानयन बल जो होगा विरूपक बल के बराबर किंतु विपरीत होता है ना, विरूपक बल का विरोध करे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। विरूपक बल का विपरीत है इसलिए क्या बोलते हैं, इसे प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को आंतरिक तौर पे रहेगा ना, प्रत्यानयन बल को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबल। और प्रतिबल का फार्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल, या फिर इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल, जो वस्तु के क्षेत्रफल पे लगेगा। अब मान लेते हैं किसी वस्तु पे जो है हम विरूपक बल जो है, विरूपक बल F लगा रहे हैं और वस्तु का जो क्षेत्रफल है वो है A, ठीक है। तो जो विरूपक बल, जितना हम विरूपक बल लगाएंगे किसी वस्तु पे उतना ही उसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्यानयन जो बल होगा वो भी कितना होगा, प्रत्यानयन बल F होगा। तब प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो प्रतिबल का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल, मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। और इसका विभि सूत्र क्या हो जाएगा, विभि सूत्र हो जाएगा -1t की घात -2, ठीक है। ये हो गया प्रतिबल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतिबल के प्रकारों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, जब हम क्या होगा, किसी वस्तु पर विरूपक बल उसके लंबाई में के अनुदिश लगेगा, जो भी कोई विरूपक बल है उसके लंबाई के अनुदिश लगेगा और उत्पन्न विरूपक बल के विरुद्ध उत्पन्न एक प्रत्यानयन बल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे, ठीक है। लंबाई परिवर्तन, तो इस उसमें उत्पन्न प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तनन अनुदैर्ध्य प्रतिबल और एक होता है संपीड़न, ठीक है। तो तनन प्रतिबल में क्या होगा, देखिए तनन में क्या होगा, जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगा रहे हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो उस लंबाई में वृद्धि के अनुदिश जब एक प्रतिबल उत्पन्न होगा, एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तनन प्रतिबल, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल में क्या होगा, जब किसी विरूपक बल की तरह वस्तु की लंबाई में कमी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वस्तु में जो उत्पन्न आंतरिक तौर पे जो वस्तु में उत्पन्न जो प्रतिबल को हम क्या बोलेंगे, संपीड़न। संपीड़न के विरुद्ध क्या करेगा, बल उत्पन्न करेगा, इसे हम जो है संपीड़न अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा नंबर है अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। दूसरा नंबर अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल में क्या होगा, जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगा रहे हैं उसकी सतह के लंबवत लगाते हैं ना, किसी वस्तु पे है, जैसे कि एक वस्तु है उसके सतह के जब हम लंबवत बल लगाएंगे तब उसमें जो उत्पन्न जो प्रतिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल बोलेंगे। और अभिलंब प्रतिबल कैसे टाइप से उत्पन्न होगा, उसके आयतन में परिवर्तन के अनुदिश उत्पन्न होगा, ठीक है। जब लंबवत तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। तीसरा नंबर है अपरूपण प्रतिबल।
तो अपरूपण प्रतिबल कब उत्पन्न होगा? यदि विरूपक बल किसी वस्तु की लंबाई आयतन तो स्थिर रहेगा, लेकिन उसकी आकृति में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, तो उसके विरुद्ध या फिर उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रतिबल कहेंगे। आया समझ में? यहाँ तक के देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हुक का नियम। हुक ने क्या बताया था? सन 1678 में हुक नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे धात्विक तारों के को उसके साथ एक भार लटकाया गया, और धात्विक तारों का भार के अनुदिश जो है लंबाई में जो वृद्धि हो रहा है, धात्विक तारों का जो लंबाई में जो वृद्धि हो रहा है, उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पे या किसी तार पे जब बल लगाया गया, ठीक है, भार लटकाया गया, तब उसमें क्या हुआ? बल लगाने से क्या हुआ? भार लटकाने से उसमें विकृति उत्पन्न हुआ और उसके प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत था। तो उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लगाया गया जो विकृति जो है वो किसके बराबर होता है? प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, ठीक है। तो प्रतिबल जो होगा बराबर हो जाएगा E इंटू विकृति, ठीक है, ये हो गया विकृति। E एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये हो गया। अब अगर E का फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक का जो फार्मूला होगा प्रतिबल बटे विकृति होगा, ठीक है। ऐसा समझ में प्रत्यास्थता गुणांक को हम E से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होगा E का जो मात्रक प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? चूंकि विकृति तो विमय ही राशि, इसलिए जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। और विभव सूत्र भी क्या होता है? प्रतिबल का जो विभव सूत्र होता है वही क्या होता है? इसका विभव सूत्र होता है, ठीक है। ये हो गया प्रत्यास्थता गुणांक के लिए संबंध। अब जो प्रत्यास्थता गुणांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिबल 3 प्रकार के थे, विकृति 3 प्रकार की थी, उसी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पहला प्रत्यास्थता गुणांक है वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। एक है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको जो है y से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको k से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो है तीसरा नंबर दृढ़ता गुणांक, ठीक है। तीसरा नंबर है दृढ़ता गुणांक, ठीक है। ये हो गया, इसको जो है ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक हो गया, क्लियर है? आगे का मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है।